नमस्कार, जोहार। मैं योगेश कुमार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने प्रस्तावना का पहला क्लास देख लिया था, जिसमें हमने प्रस्तावना से संबंधित बातें कर चुके थे और आज हम इसके दूसरे भाग यानी कि प्रस्तावना में जो शब्द है, उन शब्दों का क्या परिभाषा होगी और उन शब्दों के बारे में क्या कहा जाता है और क्या उसका डिटेल से जानना है या नहीं जानना है, इन सभी बातों को चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना में जो निहित शब्द है, उसमें से पहला शब्द है आपका संप्रभुता, दूसरा शब्द आता है समाजवादी, तीसरा शब्द धर्मनिरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक, पांचवा गणराज्य, छठा न्याय, सातवां स्वतंत्रता, आठवां समता और नौवां बंधुत्व। तो जैसा कि आप सभी प्रकार की परीक्षाएँ दे रहे होंगे और सभी प्रकार की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें से लगभग-लगभग सारे शब्दों से प्रश्न आ चुके हैं। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वह एसएससी हो, चाहे आपका पीसीएस की एग्ज़ाम हो, मुख्य परीक्षा में तो आपको डिटेल से लिखने ही होते हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में भी यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जो बातें होंगी, वह बातें होंगी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द दिए हैं, उन शब्दों का डिटेल में हम किस प्रकार से वर्णन करें और किस प्रकार से जानें कि इन शब्दों का क्या महत्व है। क्योंकि किसी भी संविधान का जो शब्द है, जो दिया गया प्रस्तावना का शब्द है, वह संविधान का पूरी तरह से व्याख्या भी करता है। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि प्रस्तावना एक प्रकार का परिचय पत्र है। तो अगर प्रस्तावना परिचय पत्र है, तो जो उसके शब्द हैं, वह कहीं न कहीं पूरे जो परिचय पत्र के आधार पर पूरे किताब का वर्णन कर रहे होंगे या पूरा संविधान का वर्णन कर रहे होंगे। तो अगर हम इन शब्दों को डिटेल से जान लेते हैं, तो संविधान को समझने में किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। तो सबसे पहला शब्द जो है संप्रभुता यानी कि सॉवरेंटी। सॉवरेंटी शब्द को हम लोग जानते हैं। सॉवरेंटी क्या होता है और संप्रभुता क्या होता है? तो इसके पहले इसके कुछ अर्थों में अगले शब्द को जानेंगे, यानी कि संप्रभु क्या है? संप्रभु क्या है? इसे कहने का मतलब क्या है? और संप्रभु शब्द का क्या आशय है? तो इसका आशय यह होता है दोस्तों कि वह देश या भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। देखिए पहले क्या था कि पहले भारत इंग्लैंड का डोमिनियन स्टेट था। जिस प्रकार से 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ, उसके पश्चात जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान का कुछ अंश लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 से संपूर्ण संविधान भारत में लागू हो गया। तो इसमें यह कहा गया कि भारत अब किसी देश पर निर्भर नहीं है और इसका किसी देश का डोमिनियन नहीं है, यानी कि इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, यानी कि सर्वशक्तिमान अब भारत स्वयं है और यह अपने मामलों, अपने सभी मामलों, कहने का मतलब है आंतरिक मामले भी और बाह्य मामले में, यानी कि आंतरिक कहने का मतलब है देश के अंतर राज्यों का जो मामला होगा वह, और बाह्य मामले कहने का मतलब है विदेशों के जो मामले होंगे उस पर भी। इसका जो निस्तारण है वो उसके लिए यह पूरी तरह से स्वतंत्र है, यानी कि कंप्लीटली स्वतंत्रता है। कहा गया है कि 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन से प्रभाव जो है ब्रिटेन को प्रमुख माना है। कहा यह गया है कि भारत जो है 1949 में राष्ट्रमंडल का फिर सदस्यता क्यों लिया? तो 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने का मतलब ये नहीं है कि वो फिर से ब्रिटेन के अधीन आ गया। इसका सिर्फ एक ही थी कि इसमें यह घोषणा भी किया गया कि भारत संप्रभुता को किसी प्रकार का इसमें प्रभाव नहीं डालेगा। यानी कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभुता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। इससे क्या है? इस प्रकार से भारत फिर संयुक्त राष्ट्र का भी सदस्यता ग्रहण किया। परंतु इससे संप्रभुता पर किसी प्रकार का आँच आने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि पूरी तरह से अगर संप्रभु शब्द को समझेंगे तो संप्रभु शब्द का मतलब है कि वह देश जो अपने बाह्य और आंतरिक मामलों का किसी भी बाह्य देश का हस्तक्षेप का विरोध कर सकता है, वह हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि एक संप्रभु राज्य
होने के नाते भारत की किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से का दावा लेना या छोड़ना यह भारत के स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। यानी कि संप्रभुता एक प्रकार की पूरी तरह से आजादी है, जिसके आधार पर एक देश किसी अन्य देश का जो है अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। यानी कि 1950 भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात भारत अब एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। दूसरा शब्द है दोस्तों समाजवादी। जो समाजवादी शब्द है, इसका इंग्लिश होता है सोशलिस्ट, और यह समाजवादी शब्द 1976 के जो आपका 42वें संविधान संशोधन है, इसके द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कहा जाता है कि इसके जो आदर्श है, हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, उसमें इसके लक्षण दिखते थे, इसमें इसके लक्षण हुए थे, परंतु यह हमारे जो प्रस्तावना है इस पे नहीं मौजूद था। यानी कि इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो समाजवादी जो परिकल्पना है, यानी सोशलिस्ट का जो थ्योरी है, वह थ्योरी तो भारत के संविधान में था, परंतु यह स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में नहीं था, और इसी को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये समाजवादी जो शब्द है, समाजवादी शब्द को स्थापित करने के लिए एक सत्र भी हुआ था, जिसे 1955 में आवड़ी सत्र कहते हैं। आवड़ी सत्र, इस आवड़ी सत्र में इस समाजवादी शब्द का व्याख्या भी किया गया था, और आवड़ी सत्र में प्रस्ताव भी पारित किया था। इस प्रस्ताव के अनुसार ही हमारा समाजवादी शब्द कार्य करता है। तो आवड़ी सत्र में ऐसा क्या-क्या हुआ था, उस बारे में भी जानेंगे, और ध्यान देने योग्य वाली बात क्या है, वो जानेंगे। कहा गया है इस सत्र में कि भारतीय समाजवाद जो है, वह लोकतांत्रिक समाजवाद। देखिए समाजवाद क्या होता है? समाजवाद एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, और एक होता है साम्यवादी समाजवाद। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भारतीय समाजवाद है, यह पूरी तरह से आपका लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। इसमें क्या है, राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है इसे, और इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन भी शामिल है। यानी कि इस प्रकार से देखेंगे तो यह जो लोकतांत्रिक समाजवाद का जो परिकल्पना है, यह पूरी तरह से जनता पर केंद्रित करके बनाई गई है, और जनता पर केंद्रित करने का मतलब है यहाँ पर जो राष्ट्र की संपत्ति होगी और जो प्राइवेट संपत्ति होगी, इस पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आस्था भी रखती है। यहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का वजूद होगा, परंतु दोनों साथ-साथ मौजूद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और आपका जो सार्वजनिक संपत्ति है या सार्वजनिक जो अर्थव्यवस्था है, उसको पूरी तरह से गौण कर दिया जाएगा, ऐसी कोई बातें नहीं होगा। इसी उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य उद्देश्य क्या है, वह जाने। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। यानी कि गरीबी, बेरोजगारी या उपेक्षा, इस प्रकार की अगर कहीं भी असमानता है, तो इस असमानता को समाजवाद के ज़रिए समाप्त करना है। और इसी का एक रूप अगर बोलेंगे तो गांधीवाद, और गांधी जी के जो आदर्श थे उसको भी फॉलो करता है। यानी कि समाजवाद जो गांधीवादी विचारधारा है, इससे इसी की ओर झुका हुआ है। जैसा कि अब देखते हैं हम कि 1991 में 1991 में आप जानते होंगे कि 1991 में एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि कुल मिला के नई आर्थिक नीति लॉन्च हुई थी। फिर भी भारतीय समाजवाद को इसमें थोड़ा-सा लचीला होना पड़ा था। लचीला होने का मेन कारण यह भी था कि इस दौरान प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया गया था, क्योंकि अगर उत्पादन के सभी साधनों को सार्वजनिक किया जा रहा था, तो कुछ और समस्याएँ आ रही थी। तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए 1991 में हमारी जो नई आर्थिक पॉलिसी आई, उस पॉलिसी के तहत भारतीय समाजवाद को थोड़ा लचीला होना पड़ा। यानी कि कुछ प्राइवेटाइजेशन की ओर मुड़ा था। तो इसे ज़्यादा हम लोग
फोकस नहीं करेंगे और कुल मिला के ये देखेंगे कि जो समाजवाद है, जो सोशलिज्म है, भारतीय सोशलिज्म मूल रूप से लोकतांत्रिक सोशलिज्म है, ना कि साम्यवादी सोशलिज्म। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो बात है वह है धर्मनिरपेक्ष। यह भी 42वां संविधान संशोधन से ही 1976 में भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में शामिल किया गया और यह कहा जाता है कि उच्च न्यायालय ने 1974 में एक शब्द कहा था और उसमें कहा गया था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय संविधान सभी धर्मों को की स्वतंत्रता प्रदान करती है। जैसे कि संविधान के अगर निर्माता की बात करेंगे हम, तो संविधान निर्माताओं ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ही अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है और अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में संविधान में जोड़ा गया था, परंतु यह प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं था। इसी को 42वें संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी में सन 1976 ईस्वी के द्वारा इसे आपके संविधान में जोड़ा गया और यानी कि संविधान की प्रस्तावना में भी अब यह व्यवस्था की गई कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पर राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना धर्म नहीं होगा यानी कि सभी धर्मों के लिए समान रूप से स्वतंत्रता है। कोई भी अपने धर्म को मान सकता है, कोई भी अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, अपने धर्म को बढ़ावा दे सकता है। यह आपका मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि जो नागरिकों का धर्म होगा, वह ही राज्य का धर्म होगा। यानी कि राज्य किसी भी धर्म की प्रचार करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा और किसी भी धर्म को समाप्त करने के लिए भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक। और डेमोक्रेटिक शब्द क्या है? देखिए, डेमोक्रेटिक शब्द जो है यह संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभ से ही यह परिकल्पना ली गई है कि भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना जो है इसके संप्रभुता के सिद्धांत पर ही आधारित है। अगर हम यह कहें कि इसके संप्रभुता का जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत पर ही आधारित है तो कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति यहाँ जनता के हाथ में है। तो जनता के हाथ में अगर सर्वोच्च शक्ति होगी तो लोकतंत्र होगी। अब लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहला लोकतंत्र होता है आपका डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र है? तो भारत में यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ इतनी विविधताओं का देश है। अगर स्विट्जरलैंड जैसी प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर लागू कर दी जाए तो गैदरिंग हो सकती है और वह लोकतंत्र सफल नहीं होगी। इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को हमें मिलता है और यही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की ही परिकल्पना की गई है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, इसके क्या औजार होते हैं ये समझेंगे थोड़ा सा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार होते हैं। इसी में रेफरेंडम होता है, आपका पहल होता है, प्रत्यावर्तन होता है, प्रत्याशी को वापस बुलाने का होता है यानी कि रिकॉल का अधिकार होता है और जनमत संग्रह का होता है। यानी कि कुल मिलाकर रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है, रिकॉल होता है और आपका प्लेसाइट होता है, यानी कि आपका फिर से बुला सकता है। ये सब चीज प्रत्यक्ष में होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होते हैं दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो उसे सर्वोच्च शक्तिमान माना जाता है। यानी कि सर्वशक्ति उसके हाथ में चला जाता है और वह इस शक्ति का इस्तेमाल करके सरकार चलाती है और कानूनों का निर्माण करती है जो जनता के अनुरूप होनी चाहिए। कानूनों का निर्माण भी करती है और इसी पर लोकतंत्र की प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। यानी कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रातिनिधिक लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो जो हमने देखा कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या-क्या 2 प्रकार है? तो यहाँ एक होता है संसदीय शासन व्यवस्था होता है और एक होता है राष्ट्रपति के अधीन शासन व्यवस्था। तो भारत में हमारा संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें क्या होता है, कार्यकारिणी के सभी नीति
जो कार्यकारिणी है उनके सभी नीतियां और उनके सभी कार्यों के लिए विधायिका जिम्मेवार होती है और विधायिका का ही जवाबदेही होती है। और वयस्क मताधिकार के आधार पर जो सामयिक जो निर्वाचन होता है वह वयस्क मताधिकार के अनुसार चुनाव होगा। इसमें कानून की सर्वोच्चता होगी, इसमें न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्वतंत्रता होगी, भेदभाव का अभाव होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में ये सारे लक्षण हैं। इस प्रकार से भारतीय राज्य व्यवस्था जो है वह एक प्रकार का संसदीय शासन व्यवस्था के अधीन चलती है। तो संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बहुत ही बृहद रूप में किया गया है, जिसमें यह नहीं कहा गया केवल राजनीतिक लोकतंत्र है। यहाँ यह नहीं कहा गया है कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र है, बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की परिकल्पना भी यहाँ दिखती है। और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की अगर शामिल कर दें तो यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से एक लोकतंत्र की जो परिपाटी है उस परिपाटी को यहाँ पर समझा जाता है। अगर हम इसे बोलेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए हुए अपने भाषण में इसका विशेष बल दिया था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उसमें मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा। यानी कि बी एन अम्बेडकर जो है डॉक्टर अम्बेडकर बोलिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भाषण दिया था उसमें कहा था उन्होंने कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र शामिल न हो। यानी कि सामाजिक लोकतंत्र की परिकल्पना पर ज्यादा जोर दिया गया है। अब सवाल ये उठ जाता है कि भाई सामाजिक लोकतंत्र क्या है, यानी कि सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ। सवाल तो मन में उठेंगे ना कि आप तो बोल दिए सर लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, संसदीय है, अध्यक्षात्मक है। अब सामाजिक लोकतंत्र आ रहा है तो सामाजिक लोकतंत्र क्या है। तो सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ यह होता है मेरे दोस्तों कि वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती है। यानी कि स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाता है, तब ऐसी लोकतंत्र को हम सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना करता है और यही हमारे लोकतंत्र का मूल उद्देश्य भी है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता है और स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी कि समानता के अभाव में स्वाधीनता कुछ नहीं है और स्वाधीनता के अभाव में समानता कुछ नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर सभी अनेक आधिपत्य को स्थापित करने का इसमें पूर्णतः छूट होगी। समानता के अभाव में स्वाधीनता कुछ भी आधिपत्य करने और स्थापित होने के लायक ही नहीं रहेगी। इसलिए इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला हुआ था 1997 में, तो उन्होंने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय का एक मामला था 1997 में, तो उन्होंने एक व्यवस्था दी। यानी कि उन्होंने जो कहा उसके बारे में मैं बात करता हूँ। संविधान एक स्वामित्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य। संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। तो इस प्रकार से हम सामाजिक लोकतंत्र की परिकल्पना को समझते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गणराज्य। गणराज्य क्या है? द रिपब्लिक क्या है? तो रिपब्लिक क्या होता है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में को दो वर्गों में बांटा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला राजशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था और दूसरा होता है गणतंत्र। तो राजशाही व्यवस्था कहाँ है? जैसे कि हमारा इंग्लैंड में है अभी राजशाही व्यवस्था, उत्तराधिकार का अधिनियम वहाँ चलता है। तो यही राजशाही व्यवस्था को जो है हमारे यहाँ नकारा गया और हमारे यहाँ जो है गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। यानी कि यानी कि राजशाही और गणतंत्र में अगर देखेंगे तो जो गणतांत्रिक व्यवस्था है वह सबसे उपयुक्त लगता है, जो कि आपका सॉवरेनिटी को सूट करता है। यानी कि यहाँ पर जैसे कि ब्रिटेन में राजा होते हैं तो उसके उत्तराधिकार अगर योग्य हो या अयोग्य हो फिर भी वे राजा के पद पर आसीन होते हैं, परंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो गणतंत्र का प्रमुख होगा उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि ही
एक निश्चित समय के लिए चुने हुए प्रतिनिधि ही एक निश्चित समय के लिए यहाँ पर अपने शासन चलाएंगे। जैसे कि निश्चित समय के लिए चुनकर आएंगे और यहाँ की जो प्रमुख होगा यानी कि पहला नागरिक होगा वह चुना हुआ होगा, जैसा कि अमेरिका भी है। इसलिए भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना में जो गणतंत्र का अर्थ क्या है यह जानेंगे तो यह भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आना है। यानी कि राष्ट्रपति जो होगा प्रमुख प्रमुख जो होगा वो चुनाव के जरिए सत्ता में आएगा, चुनाव के जरिए सत्ता में आएगा, ना कि हायरची आएगा, वंशानुगत आएगा। तो यह क्या होगा कि चुनाव होगा तो चुनाव के जरिए ही सत्ता में आ सकता है, वंशानुगत नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है और 5 वर्ष तक वह उस पद पर रहेंगे जब तक कि उन पर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लागू हो जाती है और यह बहुत ही कम देखने को मिलता है। गणतंत्र का अर्थ अगर कहेंगे तो इसमें 2 और बातें शामिल हो जाती है, क्या-क्या ये भी जान लें। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। और दूसरा क्या है कि इसके विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो होते हैं उसकी अनुपस्थिति। यानी कि गणतांत्रिक व्यवस्था में जो खास करके राजनीतिक संप्रभुता होता है वह किसी एक व्यक्ति के हाथ में जैसे कि राजा के हाथ में होता है तो यहाँ नहीं होता है और जो जिसके हाथ में होता है वह जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। यानी कि यहाँ पर विशेषाधिकार वर्ग जो होता है उसका परिकल्पना नहीं है। इसलिए सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। यानी कि सार्वजनिक कार्यालय किसी विशेषाधिकार को नहीं मानेगा और किसी भी भेदभाव को नहीं मानेगा और बिना भेदभाव के सभी को समान हक देगा। नेक्स्ट है दोस्तों न्याय यानी कि जस्टिस, द जस्टिस। न्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और कहा गया है कि न्याय डिले होता है तो न्याय नहीं के बराबर होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना में न्याय शब्द को शामिल किया गया है और प्रस्तावना में जो न्याय है इसके 3 भिन्न रूपों में दिखाया गया है। 3 भिन्न रूप क्या है? तो पहला रूप है सामाजिक न्याय, दूसरा जो रूप है वह आर्थिक न्याय है और तीसरा जो रूप है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, यानी कि राजनीतिक न्याय है। तो इन तीनों रूपों के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया और इनकी सुरक्षा के लिए भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में विभिन्न उपबंध भी किए गए। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या कहती है ये जाने कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का मूल जो भाव है वह राज्य की जनता पर केंद्रित है और जैसा कि आप नीति निर्देशक सिद्धांत के क्लास सेशन में देखेंगे तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत मूल रूप से जनता को ध्यान में रखते हुए राज्य जो नीतियां बनाएगी उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ कहा गया सामाजिक न्याय मतलब क्या होता है? तो हर व्यक्ति के साथ चाहे वह किसी जाति का हो, किसी रंग का हो, किसी नस्ल का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, इसके आधार पर भेदभाव न करते हुए समान व्यवहार करें। इसका मतलब क्या हुआ? समाज के किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं, यानी कि विशेषाधिकार का अनुपस्थिति होगा और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े तथा महिलाओं के लिए भी स्थिति में सुधार आए। यानी कि इन सभी की स्थितियाँ जो दबे कुचले हैं, उन सभी की स्थितियों में सुधार भी आए। दूसरा बात है कि आर्थिक न्याय से क्या संबंध है? यानी कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि आप गरीब हैं तो आप इस ऑफिस में नहीं आ सकते हैं, आप अमीर हैं तो हमारे पास खुले हैं दरवाजे या इस प्रकार से अगर आर्थिक आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। यानी कि जो संपदा, आय और संपत्ति की जो अधिकार है, उसको भी जो असमानता है, उसको भी दूर करने के लिए यह किया गया। कहा गया सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला-जुला रूप ही अनुपाती न्याय भी कहा जाता है। अनुपाती न्याय का मतलब होगा आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक दोनों का मिला-जुला रूप क्या कहलाता है? अनुपाती न्याय कहलाता है।
अनुपाती न्याय मतलब हो गया सामाजिक और आर्थिक न्याय का मिला-जुला रूप। इसी प्रकार से अब राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है? तो राजनीतिक न्याय का अर्थ यहाँ पर होता है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की हो। साथ ही वह यहाँ पर अगर योग्य हैं, तो वे योग्यता को पूरी करते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा किसी भी चुनाव में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्रता। यह समझाने का चीज़ नहीं है, यह सब कोई फ़ील करते होंगे। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? अपने मन से पूछिए कि आज आप स्वतंत्र हैं, कितने स्वतंत्र? तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है कि स्वतंत्रता का अर्थ अगर हम शब्दों में बयाँ करें, तो बहुत ही शब्द कम पड़ेंगे, फिर भी जानना ज़रूरी है। यानी कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक-टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के अवसर प्रदान करना। यानी कि लोगों के जो गतिविधि है उस पर किसी का रोक-टोक नहीं होना चाहिए और उनके जो विकास है उस पर कोई बाधा नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि प्रस्तावना यह कहती है हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के ज़रिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इसके हनन के मामले में कानून का दरवाज़ा वह खटखटा सकता है। ये आपकी स्वतंत्रता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल देखेंगे प्रस्तावना में जो कहा गया था कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। और हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति कुछ भी करने के लिए लाइसेंस मिल गया है। कुछ भी करने का मतलब कि ऐसी गतिविधियां जो हमारी एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाएगी तो वह गतिविधि आप नहीं कर सकते। यानी कि संक्षेप में क्या कहा जा सकता है कि प्रस्तावना के प्रदत्त जो स्वतंत्रता है वह मौलिक अधिकार का शर्त रहित नहीं है। यानी कि स्वतंत्रता आपका शर्त रहित नहीं है। स्वतंत्रता के साथ कुछ शर्तें हैं, तो ये शर्तें क्या है? यह शर्तें यह है कि देश की अखंडता और देश की जो गरिमा है, उसे बिना चोट पहुँचाए आप अपने स्वतंत्र जीवन यापन कर सकते हैं। इसी कारण से संप्रभुता में जो 2 आदर्श जोड़े गए, वह समानता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की क्रांति से लिया गया था और 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहाँ से 2 शब्द जो आखिरी है, समता और बंधुत्व की भावना, इसे लिया गया। तो समता पैरिटी क्या है? ये जानेंगे। समता को पैरिटी बोला जाता है, यानी कि सभी के सामने समान रूप। यानी कि समता का अर्थ यह होता है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति हो। जैसा कि आप लोग फ्रांस की क्रांति अगर पढ़ेंगे, तो वहाँ पादरी वर्ग विशेषाधिकार वर्ग के रूप में जाने जाते थे और उन्हें विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। तो यहाँ पर जब संविधान लागू हुआ, तो सबसे पहले इस फ्रांस की क्रांति का अनुकरण करते हुए समता शब्द का परिभाषित किया गया और हमारे प्रस्तावना में इसे लिया गया। तो कहा गया है कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर की परिकल्पना समता यानी कि पैरिटी करती है। और एक चीज आप देखेंगे कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना जो कहता है वह हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। और समता का जो तीनों आयाम है नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक समता, यानी कि यह मौलिक अधिकारों में हमें मिलती है और मौलिक अधिकारों में भी यह सुरक्षित है। यानी कि नागरिक समता को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या हमारे पास अधिकार है, इसे भी जानेंगे। आपका जानेंगे अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष आपको समानता का व्यवहार करना है। यानी कि विधि के समक्ष आप समान रूप से हैं, यानी कि सभी कोई समान है। अनुच्छेद आपका 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध नहीं किया जा सकता है। यानी कि 15 कहता है कि आप धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में किसी को भी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता जो है वह कोड है और अस्पृश्यता को हम इस मौलिक अधिकार के द्वारा
हटा रहे हैं, यानी कि कोई भी आदमी किसी के साथ छुआ-छूत नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि 18 अनुच्छेद 18 कहता है हम उपाधियों का अंत करें। उपाधियों का अंत करने का मतलब है कि विशेषाधिकारों का अंत करें। आप एकदम से सामान्य हैं और सभी के बीच में समानता है। तो इसी आधार पर संविधान में 2 ऐसे उपखंड और हैं, जो राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करते हुए दिखते हैं। तो प्रस्तावना में इन सब चीज़ों की चर्चा ज़रूरी है। प्रथम क्या है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची शामिल होने के लिए आप अयोग्य नहीं कर सकते। यानी कि अनुच्छेद 325 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 325 यह कहता है कि आप धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी को भी मतदाता सूची में शामिल करने से नहीं रोक सकते हैं। और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 39 भी एक बात कह दिया है। तो उसमें कहा क्या है कि महिला और पुरुष के आधार पर जीवन यापन के लिए पर्याप्त जो साधन है, उस पर समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। यानी कि यहाँ देखिए, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, समानता का जो अधिकार है, वह मौलिक अधिकार में भी है। समानता का जो अधिकार है, वह आपका निर्वाचन आयोग के में जो प्रदत्त अधिकार है, उसमें भी है। और समानता का अधिकार जो है, हमारा जो आपका नीति निर्देशक तत्व है, सिद्धांत है, उसमें भी दिया है। यानी कि अनुच्छेद अगर हम 14, 15, 16, 17, 18 के साथ-साथ अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 39 को अगर शामिल कर देते हैं, तो किसी प्रकार की आपको असमानता नज़र नहीं आएगी। सभी प्रकार की समानता आपको दिखेगी। नेक्स्ट है दोस्तों बंधुत्व। बंधुत्व की भावना यानी कि फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है यह जानें। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? भाईचारा। बंधुत्व का मतलब होता है, अगर हिंदी में जानेंगे तो इसको भाईचारा भाईचारा कहा जा सकता है। यानी कि भाईचारा क्या है? यानी कि भाईचारा को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ने का क्या मतलब है? तो कहा गया है कि संविधान एकल नागरिकता, यहाँ पर हमारे यहाँ एकल नागरिकता का सिद्धांत है। और एकल नागरिकता का तंत्र में क्या है? भाईचारा की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। एकल नागरिकता जो होता है, वह भाईचारा के जो भावना है उसको करता है। और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद अनुच्छेद 51 क कहता है कि हर भारतीय नागरिक का, यह कहता है मौलिक कर्तव्य कि हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे। साथ ही प्रस्तावना क्या कहती है? बंधुत्व, जो भारतीय प्रस्तावना में बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी की जो बात की गई है, यह फ्रेटर्निटी कहती है कि यहाँ पर 2 बातों पर सुनिश्चित होता है। पहला है कि व्यक्ति का सम्मान और दूसरा है देश की एकता और अखंडता। यानी कि पहला व्यक्ति की गरिमा और दूसरा देश की एकता और अखंडता है। यानी कि अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के जो 1976 है, उसके द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यानी कि अखंडता शब्द जो है, वह भी एक प्रकार का बाद में जोड़ा गया शब्द है। और अखंडता को किसी प्रकार से प्रभावित कौन नहीं करता है? तो बंधुत्व की भावना। तो बंधुत्व की भावना अगर होगी तो देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी और सभी व्यक्ति का आपस में संविधान सभा का जो प्रारूप समिति के सदस्य थे के.एम. मुंशी, उनके अनुसार क्या-क्या है? व्यक्ति की गौरव का अर्थ यह है कि संविधान केवल व्यक्ति की गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई अथवा लोकतंत्र की मौजूदगी सुनिश्चित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र, यानी कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र होना चाहिए। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व, इस पर किसी भी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में कुछ प्रावधान पर बल दिए गए। तो देखते क्या-क्या प्रावधान बंधुत्व को लेके है। बंधुत्व के लेके जो प्रावधान है, उस प्रावधान में आपका आता है अनुच्छेद 51 क। इसमें क्या कहा गया है? मौलिक कर्तव्य है। और इसमें हर नागरिक को यह जिम्मेवारी होगी कि महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। 51 का यह कहता है, यानी कि देश की अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक
और सीमाई आयाम शामिल किया गया है और अनुच्छेद 1 में भारत के वर्णन राज्यों का संघ के रूप में किया गया है और राज्यों के संघ सभी आपस में समान है। तो इस उद्देश्य से राष्ट्र की अखंडता के लिए बाध्य सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद ये सारी बाधाओं को समाप्त कर दी गई है। कुल मिला के प्रस्तावना की अगर सभी बातों को हम चर्चा करते हैं तो यह क्लियर होता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उन समस्त बातों को समाहित करके रखती है जो हमारे संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में वर्णन है। यानी कि अगर कहें यह पूरे संविधान का आईना है तो कोई गलत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप नए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जोहार।